किसान भाइयों नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप धान की खेती की तैयारी कर रहे होंगे और आज मैं आपसे विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा धान की सीधी बिजाई के बारे में। और इसमें भी विशेष रूप से जो दो विशेष किस्में पूसा संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट हैं। पहली किस्म है पूसा बासमती 1985 और दूसरी किस्म है पूसा बासमती 1979। ये दोनों किस्में एक विशेष खरपतवार नाशी दवा आती है जिसको हम इमिजाथापिर बोलते हैं, परसूट के नाम से बाजार में मिलती है और अन्य कई नामों से मिलती है। इस दवा के प्रति इन दोनों किस्मों में रोधी क्षमता है और ये दवा जो है परसूट, ये सारे खरपतवार जो हैं तकरीबन धान की खेती में जो आते हैं उनको बखूबी उनका नियंत्रण करती है। तो क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए धान की सीधी बिजाई में, उन सारे विषयों पर विस्तार में हम आज चर्चा करेंगे। पहले तो मैं बताना चाहूंगा इन दोनों किस्मों के बारे में। पूसा बासमती 1985 115 दिन के अंदर पककर तैयार होने वाली किस्म है और यह पूसा बासमती 1509 का सुधार करके बनाई गई है। वहीं पूसा बासमती 1979 पूसा बासमती 1121 का सुधार करके बनाई गई है और इसकी अवधि करीब 140 दिन की है, बुआई से लेकर के कटाई तक। आमतौर पे जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो जो अवधि है करीब 1 हफ्ते कम हो जाती है रोपाई की तुलना में। अब हम चर्चा करेंगे कि धान की सीधी बिजाई के क्या प्रमुख फायदे हैं। पहली बात, इसमें धान की रोपाई में करीब जो 4,500 से 5,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आता है उसकी सीधी बचत होती है। दूसरा, जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन होता है, खासकर जब हम रोपाई करते हैं पडलिंग करने के बाद उसमें मीथेन गैस बहुत ज्यादा निकलती है, तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कुल 35% की कमी आती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि धान की सीधी बिजाई में पानी की बचत करीब 30 से 35% होती है रोपाई की तुलना में। आप जानते हैं कि पानी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अगर हमको अपनी अगली पीढ़ी को जल, जलवायु और जमीन इस रूप में सौंपना है कि खेती अच्छी तरह से हो सके टिकाऊ तरीके से, तो हमें धान की सीधी बिजाई के ऊपर जाना नितांत आवश्यक है। क्या समस्याएं आती हैं किसान भाई, इसको बड़े पैमाने पे अभी क्यों नहीं खेती शुरू किए हैं इसकी, हालांकि काफी पहल हुई है। तो सबसे बड़ी समस्या जो धान की सीधी बिजाई में आती है वो खरपतवार की आती है और तमाम तरह के खरपतवार हैं जो कि जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें उगते हैं। ये खरपतवार जब हम धान की रोपाई करते हैं, रोपाई के करीब पहले 15 दिन तक खेत में हम पानी खड़ा रखते हैं, उसकी वजह से खरपतवार का नियंत्रण बखूबी हो जाता है और पानी ही खरपतवार नाशी दवा का काम करता है। लेकिन ये बहुत महंगा तरीका है। पानी हमें बचाना है तो हमको सीधी बिजाई करनी होगी। अब कैसे हम सीधी बिजाई में खरपतवार का अच्छी तरह से नियंत्रण करते हैं, उसी के लिए ये खरपतवार नाशी दवाओं के प्रति रोधी क्षमता रखने वाली दो किस्में पूसा बासमती 1985 और 1979 लेकर के हम लोग आए हैं। पिछले वर्ष इनकी खेती काफी बड़े पैमाने पर हुई थी, वो अनुभव ही किसानों के मैं आपसे साझा करूंगा। पहले चर्चा कर लेते हैं कैसे हम सीधी बिजाई करेंगे। तो पहली बात तो हम खेत की तैयारी कैसे करें। धान की सीधी बिजाई दो प्रमुख तरीकों से की जाती है। पहला तरीका है ड्राई डीएसआर का और दूसरा है वेट डीएसआर का। वेट डीएसआर में तो जिस प्रकार से हम पडलिंग करते हैं धान की रोपाई के लिए, उसी तरह से जहां पे पानी की कमी नहीं है उन क्षेत्रों में, खासकर दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र हैं, वहां पर पानी खेत में भर करके और पडलिंग करके उसमें हम छिटकवा विधि से धान को बो देते हैं, या अब कई नए प्रयोग हो रहे हैं कि द्रोण के द्वारा भी आप लाइन में बिजाई कर सकते हैं, ड्रम सीडर के द्वारा कर सकते हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो बीज की मात्रा क्या होगी। तो करीब सीधी बिजाई के लिए 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लगता है। खासकर इन दो किस्में हैं उनकी जो मैंने चर्चा की। और इसके बाद बुआई का क्या तरीका हम अपनाते हैं। तो धान की जब हम सूखी विधि से सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका है जिसको हम तरबतर, जिसमें कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने काफी काम किया है, और तरबतर तरीके में गेहूं की कटाई के बाद
खेत की हम गहरी जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद खेत में पाटा लगाते हैं और लेजर लेवलिंग करके खेत को बिल्कुल समतल कर लेते हैं। उसके बाद बुआई से करीब 1 हफ्ते पहले, बुआई का उपयुक्त समय जो है वो 25 मई से लेकर के 15 जून तक का है धान की सीधी बिजाई का। और ये दो जो किस्में हम बात कर रहे हैं 1985, 1979, इसकी बुआई आप जून के पहले सप्ताह से लेकर दूसरे सप्ताह में कर सकते हैं। तो करीब बुआई से 1 हफ्ते पहले आप खेत में पानी लगाइए। पानी लगाने के बाद जब खेत में बत्तर आ जाता है तो खेत की अच्छी तरह से जुताई करिए और उसमें करीब 1 बैग जो डाई अमोनियम फास्फेट है उसका दीजिए। 30 से 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिंक सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करिए और खेत को अच्छी तरह से लेजर के द्वारा 2-3 बार लेवलिंग कर लीजिए ताकि खेत मिट्टी अच्छी तरह से बैठ जाए। जब मिट्टी बैठ जाएगी तो नमी लंबे समय तक खेत में बनी रहेगी। इस प्रकार से तैयार किए हुए खेत में हम सीधी बिजाई करते हैं। सीधी बिजाई के लिए आप जीरो ड्रिल, लकी ड्रिल या एक नई मशीन आई है BBC करके, जिसमें कि कतार से कतार की दूरी करीब 10 इंच के आसपास और पौधे से पौधे की दूरी भी 6 इंच बरकरार रखती है मशीन और 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। इसके द्वारा आप खेत में बुआई कर दीजिए और आप पाएंगे कि करीब करीब 10 दिन के अंदर इसमें अंकुरण अच्छी तरह से हो जाता है। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा किसान भाइयों कि जब हम ड्राई DSR यानी कि सूखी विधि से धान की सीधी बिजाई करते हैं तो तरबतर विधि में बीज की गहराई वो करीब 1.25 से लेकर के 1.5 इंच के आसपास होती है और जब हम पहले बुआई करके उसके बाद पानी लगाते हैं तो इसमें गहराई बीज की जो है वो 1 इंच के आसपास होती है। 1 इंच से थोड़ा सा कम ही होती है। नमी पर्याप्त होती तो अंकुरण तो अच्छी तरह से इसमें हो जाता है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप बिजाई करने के बाद पानी लगाते हैं तो अंकुरण तो जल्दी शुरू हो जाता है। 6 दिन के अंदर ही, 1 हफ्ते के अंदर अंकुरण हो जाएगा, लेकिन उस समय आपको एक बार हल्का पानी फिर लगाना पड़ेगा, ये जरूरी है। जबकि जो आप तरबतर विधि से करते हैं उसमें पहला पानी जो है वो हम करीब 20 दिन बाद लगाते हैं और उसके तुरंत बाद फिर हम इमिजाथापिर दवा का छिड़काव करते हैं। और उसी तरह से जब बुआई के बाद हम पानी लगाते हैं और अंकुरण 1 हफ्ते के अंदर होता है, 1 हफ्ते पे हमको एक हल्का पानी लगाना पड़ेगा और उसके बाद दोबारा हमें 20 दिन के बाद पानी लगा करके तब फिर इमिजाथापिर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। बीज की मात्रा जैसा कि मैंने बताया 8 किलोग्राम प्रति एकड़ लगती है। उसे पहले बीज का उपचार भी करना पड़ेगा और बीज के उपचार के लिए जरूरी है कि उसमें आप जो 2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और करीब 20 ग्राम बाविस्टिन 10 लीटर पानी में घोल लीजिए और उसमें जो 8 किलोग्राम बीज है उसको करीब 24 घंटे डुबो करके रखिए। इससे बीज अच्छी तरह से उपचारित हो जाता है। इसके बाद बीज को निकाल करके उसको छाया में रख करके सुखा लीजिए और इस बीज का हम बुआई के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये तो रहा तरबतर विधि में हम धान की सीधी बिजाई कैसे करते हैं। दूसरा तरीका है जिसमें हम पहले धान की बिजाई कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया, खेत को गेहूं की कटाई के बाद जुताई करके, पाटा लगा करके, लेजर चला करके समतल कर लीजिए और उसमें पहले आप बुआई करिए सीड्रिल के द्वारा उसी तरीके से और बुआई करने के बाद तुरंत खेत के अंदर पानी लगा दीजिए। तो इस प्रकार से जब हम बुआई करते हैं तो करीब करीब ये मान के चलिए कि 1 हफ्ते के अंदर अंकुरण हो जाता है। दोनों विधियों में क्या फर्क है विशेष रूप से, जब हम तरबतर विधि से बुआई करते हैं तो जो धान के पिछली साल बुआई हुई थी उस खेत में उसके बीज जो झड़ जाते हैं वो बीज भी पहली बार जब हम पानी लगाते हैं उसकी नमी के साथ उग जाते हैं। खरपतवार भी बहुत सारे होते हैं, वो नमी के साथ उग जाते हैं और जब हम जुताई करते हैं तो ये धान की पुरानी किस्म के बीज जो पिछले साल के झड़े हुए हैं और खरपतवार, इसका पूरा समूल नाश हो जाता है। तो इसमें काफी नियंत्रण इसका हो जाता है। ये एक बहुत अच्छा फायदा है। लेकिन इसमें अंकुरण में कई बार अगर मान लीजिए बुआई के तुरंत बाद बरसात हो गई तो जमीन के ऊपर पपड़ी पड़ जाती है। उस पपड़ी के पड़ने से कई बार अंकुरण में कमी आती है। अगर ऐसी स्थिति आपको होती है तो आपसे अनुरोध है
कि उस समय खेत में आप हल्का सा पानी लगा दीजिए ताकि मिट्टी मुलायम हो, और मिट्टी जब मुलायम होगी तो अंकुरण अच्छी तरह से हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब हम बुआई करने के बाद पानी लगाते हैं तो इसमें जो पिछली साल धान की किस्म लगी है उसके बीज भी कुछ अंकुरित होते हैं, और उसके अलावे जो खरपतवार हैं वो ज्यादा मात्रा में आते हैं। लेकिन इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप हर्बिसाइड टॉलरेंट किस्म का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें जिस दवा का प्रयोग आप करेंगे उस दवा के प्रयोग से अन्य किस्म के धान जिनमें हर्बिसाइड टॉलरेंट का कैरेक्टर नहीं है वो भी मर जाते हैं और खरपतवार भी मर जाता है। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कई बार जो हल्की जमीन होती है, रेतीली जमीन होती है, वहां पर बलुई दोमट जमीन में खासकर जो है लोहा तत्व की कमी आपको महसूस होगी, जिसमें पौधों में पीलापन आता है, तो उसमें आयरन सल्फेट का छिड़काव आपको करना पड़ेगा उससे बचाने के लिए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जब हम ये कहते हैं कि धान की सीधी बिजाई हम पानी बचाने के लिए कर रहे हैं, तो आप ये न सोचें कि ऐसे क्षेत्र जहां पर धान हो भी नहीं सकता है, जो बाजरे का क्षेत्र है, ज्वार का क्षेत्र है, वहां पे आप धान की सीधी बिजाई शुरू कर दें तो वहां पे आपको सफलता नहीं मिलेगी। उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में धान की खेती हो रही है उन्हीं क्षेत्रों में रोपाई को छोड़ करके धान की सीधी बिजाई के ऊपर आपको आना है ताकि आप पानी की बचत कर सकें। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब आती है बात कि इन दोनों विधियों में, चाहे हम तरबतर विधि का प्रयोग करें या हम बुआई के बाद पानी लगाएं, हमें खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए। तो पहली बात कि बुआई के करीब 48 घंटे के अंदर अंदर हमें तरबतर विधि में पेंडिमिथिलिन दवा 1200 से लेकर के 1500 ml मिलीलीटर, इसको हम 250 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव हम कर देते हैं। बुआई की मशीन में भी कई बार इसकी व्यवस्था होती है, उसके साथ के साथ भी छिड़काव आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बुआई के बाद आपने पानी लगाया है तो जब 1 या 2 दिन के अंदर जब खेत में चलने लायक हो जाता है 2 दिन बाद, तो उस समय पेंडिमिथिलिन का प्रयोग कर दीजिए। तो ये चूंकि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, इसके कारण बहुत सारे खरपतवार जो हैं, जो शुरू की अवस्था में उगते हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसका प्रयोग करें। इसके बाद जब आपकी फसल तकरीबन 18 से 22 दिन की हो जाती है और उसमें खरपतवार 2 से 3 पत्ती वाले हो जाते हैं, तो उस समय हमको ये जो विशेष दवा है इमिजाथापिर जिसको बोलते हैं, इसकी करीब 400 से 450 मिलीलीटर मात्रा 250 लीटर पानी में घोल करके उसको हम 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। छिड़काव करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमको खेत में पानी 2-3 दिन पहले लगा देना है और खेत में जब चलने लायक हो जाए तो उस समय इमिजाथापिर का हम प्रयोग करते हैं। इससे जितने खरपतवार हैं, चौड़ी पत्ती वाले भी आएंगे, उसमें सकरी पत्ती वाले भी खरपतवार आएंगे, वो अच्छी तरह से उनका नियंत्रण हो जाता है। तो ये बात मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जब आप इन तरीकों से बिजाई करते हैं तो अंकुरण भी काफी अच्छा होता है। और जैसा कि आप कुछ चित्र अभी हमारे बैकग्राउंड में देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जब अंकुरण हो जाता है और आगे चल करके 25-30 दिन के अंदर खेत पूरी तरह से भर जाता है और देख करके ये नहीं लगता है कि खेत में धान की सीधी बिजाई की गई है या उसको कतार में रोपाई की गई है, तो बहुत अच्छी फसल प्राप्त होती है। पिछले साल इन दोनों किस्मों का प्रयोग हम लोगों ने बड़े पैमाने पर किया था। करीब 1000 किसानों के यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन 1 एकड़ का लगाया गया था। हमारे साथ कुछ और लोग जो पार्टनरशिप कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथ भी उन किसानों को माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। और इसके अलावा बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने धान की सीधी बिजाई पूसा संस्थान से बीज लेकर के किया था, तो उनके सबके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। इनमें से कुछ किसान हैं जिनके अनुभव भी हम आपके साथ बाद में साझा करेंगे। और इसमें पूसा बासमती 1985 जो 1509 का सुधार है, उसमें जो औसत पैदावार करीब 26 कुंटल प्रति एकड़ की आई थी। तो आमतौर पे ये अवधारणा रहती है कि जब हम रोपाई करते हैं तो उसमें पैदावार ज्यादा होती है और धान की सीधी बिजाई में पैदावार कमी आती है। ऐसी बात नहीं है। अगर हम फसल की अच्छी तरह से देख रेख करते हैं तो हमें पैदावार उतनी ही प्राप्त होती है, उसमें कोई कमी नहीं आती है।
तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। दोनों किस्मों का बीज पूसा बासमती 1985 और पूसा बासमती 1979, इन किस्मों का बीज पूसा संस्थान में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जिन किसान भाइयों ने भी बीज नहीं लिया है उनसे हमारा अनुरोध है कि वो आकर के बीज खरीद लें, ताकि बुआई जो है 1 जून के आसपास, 1 जून से लेकर के 15 जून के बीच में बुआई इन दोनों किस्मों की कर सके। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विशेष रूप से हरियाणा सरकार के द्वारा धान की सीधी बिजाई के लिए 4,000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान भी दिया जा रहा है। और इसके लिए अभी कुछ ही दिनों के अंदर जब गेहूं की कटाई पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा पोर्टल खोला जाएगा। उस पोर्टल में जो किसान धान की सीधी बिजाई करना चाहते हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 1.5 महीने 2 महीने तक पोर्टल खुला रहता है। तो सारे किसान भाई जो हमारी बात सुन रहे हैं इस बात को लेकर के जागरूक रहें, अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। और उसमें एक बार पटवारी वेरिफिकेशन के लिए आता है। धान की सीधी बिजाई हो जाने के बाद खेत को चेक करता है कि बुआई वास्तव में हुई है कि नहीं हुई है, और उसके बाद फसल के कटने से पहले ही करीब 4,000 रुपए प्रति एकड़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सुविधा सरकार के द्वारा धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा देने के लिए दी गई है, उसका भी आप निश्चित रूप से लाभ उठाएं, ये हमारा अनुरोध है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो किसान भाई अन्य किस्मों की खेती, जो हमारी बासमती की अन्य किस्में हैं, जैसे पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1692 है, जो कि कम अवधि में पकने वाली किस्में हैं, 120-125 दिन की हैं, या मध्यम अवधि में जो हमारी पूसा बासमती 1718 है, पूसा बासमती 1121 है, या पूसा बासमती 1885 है, या थोड़ी लंबी अवधि की जो किस्में हैं, पूसा बासमती 1401 है, पूसा बासमती 1886 है, या 1728 है, इनकी खेती भी सीधी बिजाई विधि के द्वारा करना चाहते हैं तो बाकी जो हमने तरीके बताए धान की सीधी बिजाई के लिए वो तो ज्यों के त्यों प्रयोग होने हैं। लेकिन एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि इन किस्मों में जिनमें हर्बिसाइड टॉलरेंस का लक्षण नहीं है उन पे आप इमीजा थापेर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अन्य कई बासमती किस्म कोई भी लगा रहे हैं तो उस पर इमीजा थापेर का प्रयोग आप नहीं करेंगे। उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको पेंडिमिथिलिन का तो प्रयोग करना है। बुआई के 48 घंटे के अंदर अंदर वही मात्रा करीब 1200 से लेकर के 1500 मिलीलीटर प्रति एकड़ 250 लीटर पानी में, और इसके बाद 20 से 22 दिन बाद एक दवा आती है नामनी गोल्ड जिसका टेक्निकल है बिस्पेरिबैक सोडियम, उसके अंदर एल्मिक्स एक और दवाई आती है जिसको 8 ग्राम मात्रा मिला करके और 250 लीटर पानी में इसका छिड़काव करें तो खरपतवार का अच्छी तरह से नियंत्रण हो जाता है। लेकिन एक बार दोबारा दोहराना चाहूंगा कि इन किस्मों में जिनमें हर्बिसाइड टॉलरेंस का जीन नहीं है, जैसे कि पूसा बासमती 1985 और 1979 के अलावे जो किस्में हैं उनमें हर्बिसाइड टॉलरेंस का जीन नहीं है, इन किस्मों के ऊपर इमीजा थापेर का प्रयोग आप कतई नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसका फायदा उठाएंगे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सावधानियां आप बरतेंगे तो खेत में आपको देख करके नहीं लगता है कि इसमें सीधी बिजाई की गई है या रोपाई की गई, इतने बढ़िया फसल होती है। तो इस जानकारी का आप लोग फायदा उठाएं। और कुछ किसान जो कि पिछले वर्ष धान की सीधी बिजाई 1985 और 1979 की किए थे, उनके कुछ अनुभव आगे हम आपके साथ अभी साझा करने जा रहे हैं। जो वीडियो आपको दिखाए जाएंगे उनको भी आप जरूर देखिए और उनकी जो अनुभव है उससे भी फायदा उठाइए। आइए जानते हैं जगतार सिंह जी से कि इस किस्म का इनका खुद का अनुभव क्या रहा है। आप बताएंगे आप क्या इस किस्म के बारे में महसूस करते हैं? डॉक्टर साहब, पहले तो आपका हमारे यहाँ पे पहुँचने का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने कीमती समय में से समय निकाला हमारे लिए। और डॉक्टर साहब, इसमें बहुत ही कम लागत लगी है। 2 बार तो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार जार डाली गई। जो सुंडी आती है स्टेम बोरर, उसको रोकथाम के लिए उसको डाला होगा आपने? हाँ जी सर। उसके बाद में इसमें एक फंगीसाइड कस्टोडिया के नाम से और साथ में M45 डाला गया है और कोई भी इंसेक्टिसाइड नहीं डाला है स्प्रे में।
और पहले इमेजा थाइपर तो इसमें डालना ही होता है। कितने दिन बाद बुआई की आप डाल लेते हैं इमेजा थाइपर? इमेजा थाइपर सर तकरीबन 20 दिन बाद डाल दिया था। 20 दिन बाद डाल दिया था जी। तो उससे खरपतवार का नियंत्रण कैसा रहा? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया सर। जैसे हमारे जहाँ पे ये होती है ना 1401 की, जी जी, तो उसमें खरपतवार की थोड़ा ज्यादा समस्या आती है, हाँ। क्योंकि ये नीचे छाया वो लेट करती है और ये जल्दी कवर कर लेती है उसको। जी जी जी। लगभग जो उसने 40-50 दिन पे करना वो ये 25-30 दिन में कर लेती है। हाइट जल्दी ले लेती है, कम टाइम की वैरायटी होने के कारण। तो जो खरपतवार नियंत्रण आप, जैसे कि आपका क्षेत्र जो है ये हमारे समझ से इस क्षेत्र में धान की सीधी बिजाई का रकबा काफी है। जी, बिल्कुल। कितना क्षेत्रफल जो है सीधी बिजाई में गया होगा? ये 98%। ये 98% 98% रकबा इस क्षेत्र में पूरा धान की सीधी बिजाई का। जी बिल्कुल। और जो पहले किस्में आप धान की सीधी बिजाई में प्रयोग लाते थे वो किस्मों में आप पेंडिमिथिलिन डालना पड़ता था और उसके बाद फिर बिस्पेरिबैक्टीरियम नामनी गोल्ड डालना पड़ता था। जी। और उसके बावजूद भी जो नियंत्रण है खरपतवार का बहुत अच्छा नहीं हो पाता था। और इस केस में चूंकि ये इमिजा थाइपर एक ऐसी दवा है जो कि सारे खरपतवार को मार देती है, तो उसके स्प्रे से खरपतवार का नियंत्रण अच्छी तरह से करता है। बिल्कुल। ये फसल मैं देख रहा हूँ 1847 की लगी हुई। कितने एकड़ में लगाई है आपने? ये 30 एकड़ में लगी हुई है। 30 एकड़ में इन्होंने 1847 की फसल लगाई है। बहुत ही अच्छी फसल है और इसमें बीमारी के कोई लक्षण कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। उत्तम सिंह जी, आपको क्या लगता है इसमें जो है कितनी पैदावार आपको आएगी एक एकड़ में? लगभग 30 क्विंटल के हर बार 30 क्विंटल एक एकड़ में पैदावार आएगी। आपने जो पत्ती, जैसा कि आप जानते हैं कि यह किस्म विशेष रूप से पत्ती के झुलसा और झोंका रोग, जो ब्लास्ट की बीमारी होती है, और बैक्टीरियल ब्लाइट, इसके लिए रोगरोधी किस्म है। ये दोनों बीमारियां इसमें नहीं आती हैं। तो आपको कोई समस्या इसमें ब्लाइट और ब्लास्ट की तो नहीं दिखी? नहीं दिखी। नहीं। उसके लिए कोई छिड़काव करने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। इससे जो है आपके जो दवा में खर्चा आता था पहले, जैसे गर्दन तोड़ आती थी और किस्मों में बहुत ज्यादा उसमें दवा छिड़कनी पड़ती थी और काफी खर्चा आता था, वो आपको नहीं करने की आवश्यकता पड़ती इसमें। जी। तो कुल मिला के कैसी लगती है आपको ये किस्म जो है? बढ़िया है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सभी किसान भाइयों से ये गुजारिश है कि वो आगे आने वाले दिनों में अगर अच्छी जमीन, अच्छी जलवायु और पानी अगली पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं, जैसा कि आप हमारे साथ देख सकते हैं सामने अगली पीढ़ी के बहुत सारे भावी किसान जुड़े हुए हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम धान में पानी की बचत करें और धान की सीधी बिजाई ही इसका एकमात्र तरीका है। आप इसको जरूर अपनाएं और अगली साल इन किस्मों की ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खेती करें। अंत में मैं एक सवाल हरप्रीत जी से पूछना चाहूंगा कि आपका कुल मिलाकर के अनुभव कैसा रहा है इस किस्म के बारे में? सबसे पहले डॉक्टर आपका हमारे गांव में और हमारे फील्ड में पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम इस वैरायटी को लेकर हमारा अनुभव बहुत बढ़िया रहा। आपने वैसे तो पहले ही किसानों को बासमती की सभी वैरायटियां समय समय पर दी हैं, लेकिन पानी की बचत और खर्चा कम जी, उसी हिसाब से जो सीधी बिजाई वाली ये वैरायटी दी है, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं इसकी। इसको जैसे ही हमने सोइंग किया उसके बाद अब लगभग ये 100 दिन की हो चुकी है वैरायटी जी। वैसे आप बताएं इसका टाइम पीरियड हाँ, ये जो पूसा बासमती 1509 का सुधार करके बनाई गई है। पूसा बासमती 1509 में करीब 120 दिन का समय लगता है बीज से लेके बीज तक, और ये उससे करीब एक हफ्ते पहले पक के तैयार हो जाती है। और धान की सीधी बिजाई में वैसे भी जब हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो एक हफ्ता पहले फसल पक के तैयार हो जाती है। पीछे जो फसल है वो 1979 की फसल है। हाँ जी, 1979। और ये धान की सीधी बिजाई आपने की है? हाँ जी। इसमें कतार से कतार की दूरी कितनी आपने मेंटेन की? 7 इंच। 7 इंच कतार से कतार। और जो पौधे से पौधे की दूरी भी वो भी इतनी है। तो ये कैसे पौधे से पौधे की दूरी कैसे मेंटेन करते हैं? इसके लिए कोई विशेष सीजन का प्रयोग करते हैं? बीबीसी की मशीन है जी। बीबीसी की मशीन से आपने प्रयोग किया है। हाँ जी। तो इससे जो है पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी दोनों बरकरार रहती है। फसल आपकी बहुत अच्छी लग रही है। और इसमें आपने इमिजा थाइपर या परसूट का छिड़काव किया था, वो बुआई के कितने दिन बाद किया था? वो लगभग किया था जी हमने 30 दिन के बाद। 30 दिन बाद आपने किया? उग गया थोड़ा घास उग आया था, लेकिन घास आमतौर पे हमारी रिकमेंडेशन ये होती है कि 20 दिन के अंदर इसका छिड़काव हम कर दें। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर घास मान लीजिए देर से आई है या उसके 2 पत्ती की जब अवस्था हो जाती है खरपतवार की, उसमें उसका छिड़काव करते हैं, तो वो 20 से 25 दिन के अंदर आमतौर पर छिड़काव सही समय पे करेंगे तो नियंत्रण बहुत अच्छा होगा। कैसा लगता है आपको उस दवा के छिड़काव से? इसमें खरपतवार का नियंत्रण बहुत अच्छा हुआ है? हाँ जी, बढ़िया कंट्रोल हुआ है और कोई खरपतवार आपके खेत में नहीं दिख रहा है। फसल भी बहुत अच्छी लग रही है। और धान की सीधी बिजाई में इसमें क्या आपका अनुमान है, इससे कितनी पैदावार आपको मिलेगी?
ये तो पहली बार लगाई है ये बड़ी रोपा जी इस बार। पहली बार लगाई, लेकिन इसका फसल तो देखते हैं फसल 1121 हाँ हमेशा जी, लगाते हाँ रहे हैं आप हाँ जो है, जी। और ये 1121 का सुधार है। हाँ जी। तो इसको फसल को देख के क्या लगता है आपका अनुमान? ये तो लगभग 24 क्विंटल के बार कहूँगा। 24 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार इसमें हाँ जी। आएगी। अगर धान की सीधी बिजाई में 1121 हाँ की जी। पैदावार 24 क्विंटल आ जाती है तो बहुत अच्छी हाँ जी। इसको हमको मानना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे और खर्चे हमारे हाँ जी। बच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।